Hello, everyone. I'm Nazneen, and I welcome you to this episode of Hash Talks, which has now evolved to become a human library podcast. Today, we have with us a very humble guest, Mr. Chaitanya Bhatt, who is running a very innovative, recreational, and a residential school in Dhinduki village near Rajkot in Gujarat for the underprivileged children. This school is unique in its way that it does not have any exams, it does not have any particular curriculum, no subjects, and no teachers. Mr. Chaitanya is a hardcore follower of Gandhiji's principles, and let us hear more about his work from the man himself. चैतन्य भाई, आपका खूब खूब स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। चैतन्य भाई, हमारी पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है आपके काम को लेकर। तो तब आपने कहा था कि आप बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं क्रिएटिविटी के और इनोवेशन के, जिसके चलते आपने किल्लोल की स्थापना की थी। और लोक मित्र, जो कि आपका एक एनजीओ है, उसके संदर्भ में आप कई सारे सोशल इश्यूज जो है, जो कि आपके दिंदुकी विलेज को लेकर है, आप ऑलरेडी उसे एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपसे एक वाकया जानना चाहूंगी जिसके चलते आपने कशाला की स्थापना की। कशाला का आइडिया आपको कैसे आया? ऐसी बात है कि हम कुछ सालों से ढेडुकी में काम कर रहे थे, तो हमारे सामने बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ चित्र बनता जा रहा था। कैसी नहीं होनी चाहिए वो चित्र बहुत पहले से तय था, लेकिन उसके बजाय कैसी होनी चाहिए वो चित्र बनता जा रहा था। हमने 1993 में 93 से किलोल की स्थापना की, किलोल चलाने शुरू किया। तो उसके अनुभव से एक चित्र बनता जा रहा था जिसमें नई शिक्षा कैसी होनी चाहिए या तो वैकल्पिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसके विचार बनते जा रहे थे। उसी वक्त हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि हम और जो काम करते हैं उसमें वंचित परिवारों के साथ, जो आर्थिक दृष्टि से वंचित है, कुछ सामाजिक दृष्टि से दिक्कत में आ गए हैं, वैसे परिवारों के साथ काम कर रहे थे। तो उनमें से एक परिवार ने ऐसी मांग की कि हमें आपकी और कुछ सहायता नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग हमको हमारे जो बच्चे हैं, वो दादा ने बताया था कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। तो मैंने आपको पहले कहा, उसी तरह से हमारा जवाब था कि हम स्कूल चलाने वाले नहीं हैं, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है और हम चलाना चाहते भी नहीं। तो उस वक्त उस जो दादा है उसने बहुत बार हमको बताया कि नहीं, आप कुछ भी करिए। हमने सोचा चलो आपके बच्चों को सहायता दे देते हैं और आप कहीं अभ्यास करने के लिए भेजिए। लेकिन उन्होंने तो मना किया, नहीं आपके पास रखिए, चाहे जो भी करवाना है वो करिए, लेकिन आपके पास रखिए और आप उनको पढ़ाइए। तब हमको लगा कि अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो सोच है उसको हम, शिक्षा के बारे में जो सोच है उसको हम अमल करें। तो उन बच्चों से हमारी स्कूल शुरू हुई। तो मुझे कहना चाहिए कि वो जो दादा है उन्होंने हमको मौका दिया कि चलो, हमको चैलेंज किया कि आपके पास कुछ विचार है तो हमारे बच्चों को पढ़ा करके देखो। तो हमने वो मौका झड़प लिया और उस वक्त से कशाला की नींव डाली गई। वैसे हम कशाला नाम दिया और काफी बच्चे साथ में आए, वो तो बाद में हुआ, लेकिन 2 बच्चों के साथ कशाला की नींव सबसे पहले 2008 में हमने डाली। सर, इसे कशाला क्यों कहते हैं? कोई उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका आप जो भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में तो वो था उस वक्त कि जो शाला नहीं है वो एक, और दूसरा अर्थ था कि जो हमारा क ख ग घ
करके है, तो उसमें सबसे पहला अक्षर है वो क है। तो शिक्षा की जो हमारी सोच है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये क शाला उस ओके। तरह से क शाला हो गया है। ओके। सर, जितना कि मैं अभी तक समझ पाई हूँ, शिक्षा की मेरे हिसाब से 2 प्रणाली है। एक ये है कि पहले से ही आप बच्चे का एप्टीट्यूड जान लें कि उसे किस चीज़ में दिलचस्पी है, उसे किस चीज़ में रुचि है, और आप फिर उसी डायरेक्शन में उसका शिक्षण जो है आगे बढ़ाएँ। और एक दूसरी ये प्रणाली है कि आप एक बच्चे को बहुत सारे फ़ील्ड्स का एक्सपोज़र दीजिए, उसे सब कुछ दिखाइए, और इवेंचुअली जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, तब वो अपने आप चूज़ करे कि उसे क्या करना है। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट आइडियल एजुकेशन किसे कहा जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे 2 जवाब हैं। अगर आप आज की जो सिस्टम है उसको स्वीकार करते हैं और उसी से आपको शिक्षा प्रणाली चलानी है, तो मुझे लगता है कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अ, जो बालक है उसकी उसकी योग्यता एटीट्यूड चेक करें और उसके मुताबिक उसके साथ बर्ताव किया जाए, ऐसे ही नहीं। लेकिन मेरा अगर मुझे कुछ पसंद करना है, तो मैं दूसरा विकल्प पसंद करूँगा, जिसमें बच्चों के पास बहुत ज़्यादा विकल्प खड़े हो, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र्स उनको मिले, वैसी उनको अनुकूलता की जाए उनके लिए, और उसके बाद वो किस दिशा में जाते हैं, वो सोचा जाए। क्योंकि योग्यता है, एप्टीट्यूड है, वो बदल सकता है, वैसा मैं मानता हूँ। उसको जो माहौल मिलता है, उसको उसके इर्द-गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं, जैसे समाज में वो जाता है, तो उसकी योग्यता में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। और दूसरी बात ये है कि उम्र के तौर पे भी उसमें कुछ-कुछ बदलाव आ सकता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो उसमें भी बदलाव आ सकता है। तो मेरी दृष्टि से उसके उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प हो और उसमें से उसको पसंद करने को मिले, वे खुद कुछ पसंद करे, उसने जो पसंद किया है उसको फिर बदल दे, तो उसके लिए उसको मौका मिले, वैसी उस तरह से उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उस तरह से उसकी शिक्षा की के लिए तैयारी करनी चाहिए और आगे ले जाने के में मदद करना चाहिए, वैसा मुझे लग रहा है। वैसे पढ़ाया जाए वो गलत अ, शब्द प्रयोग है, पढ़ने का मौका दिया। जी। सर, कहशाला का एजुकेशन पैटर्न किस तरह से डिफाइंड है? मतलब वहाँ पर किस तरह से बच्चों की भर्ती होती है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या-क्या मॉड्यूल्स वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, क्या मेथड अडॉप्टेड है? एक नॉर्मल डे कहशाला में कैसा दिखेगा? आप कुछ बता पाएँ? एक सवाल में बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, तो कशाला का शेड्यूल कैसा होता है? सामान्यतः दिन कैसा होता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई फिक्स दिनचर्या नहीं होती है, होते हुए भी नहीं होती है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि हम लोग हर माह, अगले माह की हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होगी वो तय करते हैं साथ में मिलकर के। कब उठेंगे और कब सोएंगे, उसके बीच में क्या-क्या करेंगे और कब करेंगे, वो माह की शुरुआत में हम तय करते हैं। जैसे कि अभी जनवरी शुरू हुआ, तो 2 दिन पहले हमने अपनी दिनचर्या तय की, सब लोगों ने साथ में मिल। कितने बजे उठेंगे, कब खाएँगे, कब खाना बनाएँगे, कब कौन-सा काम करेंगे, कब कौन-सा अभ्यास करेंगे, वो सब हमने तय किया। अभी पूरा माह उसके मुताबिक चलेगा। तो ये शेड्यूल की बात। आमतौर पे सुबह में 5:30 से 5:30-6 के बीच में कार्यक्रम शुरू होता है और रात को 9 साढ़े 9 के बीच में खत्म होता है।
तब तक पूरा गौशाला का जीवन चलता है। बाद में जो जीवन चलता है वो कुछ अलग तरह से चलता है रात को, लेकिन ये आमतौर पे रहता है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों की पसंदगी कैसे करते हैं। तो हमारे सामने अभी हमने ऐसा तय किया है कि 20 विद्यार्थियों के से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, उससे कम विद्यार्थी हमारे पास होने चाहिए। आजकल 13 लोग हैं। तो जब अगर पसंद करना आता है तो हम 2-4 बातें तय करते हैं। एक तो पहले कि उनको बताते हैं, उनको ही कहते हैं कि पहले आप सोचो कि आपको यहाँ आना है या नहीं। उसके लिए हम क्या क्या बातें रखते हैं। तो जो वाली है, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनको कहते हैं कि आपको हर माह एक दिन आपके बच्चे के लिए यहाँ आके देना होगा। दूसरी बात, ये रेसिडेंशियल है, फुल्ली रेसिडेंशियल है, यानी आपका बच्चा यहाँ आएगा फिर यहीं रहेगा। उसकी पूरी परवरिश हम करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपके पास आए 2-3 दिन 4 दिन, फिर यहाँ आ जाए, मन चाहे तो जाए, मन चाहे, ऐसा नहीं। यहाँ रहना है, क्योंकि हम मानते हैं कि जीवन वो पढ़ना है। पढ़ना कोई अलग चीज नहीं है। तो हम साथ जिएंगे तो उसमें से पढ़ाई होगी। तो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात, हम कहते हैं कि हमारे वहाँ कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। उसमें आपको पढ़ाई करने के लिए आपके बच्चे को भेजना है, तो उनको पहले तय करने को कहते हैं। अगर वो उनको स्वीकार्य है। हाँ, एक और बात कि हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है, बहुत कम छुट्टी है। छुट्टियां मनाना वो एक अलग बात है। तो वो छुट्टियां भी कम है, बहुत कम है। तो ये सब अगर उनको स्वीकार्य है तो बच्चा, वो माता पिता कहते हैं और बच्चा कहते हैं कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, माता पिता कहते हैं कि हाँ हम अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो क्यों यहाँ आना चाहता है। अगर उनको यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगती है, इसलिए आना चाहता है, तो चाहे जो भी कक्षा का वो विद्यार्थी हो, हम उनका स्वागत करते हैं। यानी कि कितना लिखना आता है, कितना पढ़ना आता है, वो उनका पहले का रिजल्ट क्या है, वो सब क्राइटेरिया हमारे एडमिशन के नहीं है। कुछ भी नहीं आता है वैसा। अगर कोई लड़का, अभी अभी 2 महीने पहले एक लड़का हमारे साथ पढ़ने को आया है, तो वो जब यहाँ आया तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकता था, कुछ पढ़ ही नहीं सकता था। वो 6वीं या 7वीं में था, लेकिन पढ़ नहीं सकता था, कुछ गिन नहीं सकता था। फिर भी हमने कहा ओके आ जाओ, कोई बात नहीं, और हम उसके स्तर से काम शुरू करते हैं। तो एडमिशन का इस तरह का हमारा क्राइटेरिया है। हाँ, अगर 20 बच्चे हो गए और हमें पसंद करना है कि अभी 17-18 बच्चे हो गए और हमें पसंद करना है कि ये 2 में से किसको लेंगे, तो हम जो ज्यादा गरीब विद्यार्थी है उसको पहले पसंद करते हैं। जो पहुंचे हुए परिवार से आते हैं उनको बाद में पसंद करते हैं, या तो उनको कहते हैं कि आप अपने बच्चे को और जगह पर भेजो, यहाँ नहीं। ओके सर, आपने एक बहुत ही तीसरी बात है कि मॉड्यूल्स क्या है। तो मॉड्यूल्स नहीं होते। मैंने आगे बताया कि जी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक हमारी अगर कुछ हो सकती है तो अपना जीवन सबसे पहले है, और फिर हमारी लाइब्रेरी, और फिर जो इंटरनेट की जो अभी सुविधा है, तो वो ये सब हमारी टेक्स्ट बुक है। किसी ने बनाई हुई टेक्स्ट बुक हमारे पास नहीं है। तो हम किस तरह से चलाते हैं। हमारे यहाँ ग्रेड नहीं है, कोई कक्षाएं नहीं है, 8वीं 7वीं ऐसा नहीं है। सब बच्चे साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं। तो उसमें हम किस तरह से, विषय भी नहीं है, विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम सत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सत्र कैसे तय होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जी सबसे पहले तो यह है कि 3 प्रकार के सत्र है हमारे पास। एक सबसे पहले सत्र, जिनको प्रोजेक्ट भी कहे जा सकते हैं, हम उनको सत्र कहते हैं। तो पहली प्रकार के जो सत्र होते हैं वो है व्यक्तिगत सत्र, जो
पढ़ाई करता है उसका खुद का एक ही का सत्र वो है, वो खुद अपना उसमें पढ़ाई करता है। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैं रंगोली मेरा व्यक्तिगत सत्र है इस साल, तो कोई कहता है कि तबले बजाना मेरा व्यक्तिगत सत्र है, तो कोई कहता है मैं सिलाई करना मेरा व्यक्तिगत सत्र है। तो वो ही एक ही बच्चा उसमें रहता है और वो खुद अपने आप आगे बढ़ता है। दूसरे सत्र होते हैं जो अर्ध सामूहिक सत्र है, जिसमें सब ग्रुप होते हैं। पूरे ग्रुप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सब मिल करके सिलाई करेंगे, तो वो 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 2 लोग होंगे। कोई कहेंगे हम बंगाली भाषा सीखेंगे, तो उनका वो सत्र चलता है। कोई कहेगा कि हम रसोई बनाना सीखेंगे, तो वो रसोई बनाना उनका सत्र रहता है, खास रसोई बनाना। फिर सामूहिक सत्र है, जो पूरा ग्रुप जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो सामूहिक सत्र है। जैसे हमने एक सत्र 1.5 साल पहले रखा था जिसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व था, उसका नाम था आतंकवाद और मानवता। तो उसमें उनको पढ़ना नहीं आता है, फिर भी वो उस सत्र में शामिल होता है, और जो कुछ कई सालों से पढ़ाई कर रहा है, वो भी उसमें शामिल होता है। तो वो सब साथ में मिलकर उस सत्र को आगे ले जाते हैं। अभी अभी जैसे चलता है संगीत का एक सत्र है, सब साथ में मिलकर के वो सत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस तरह से वो चल रहा है। दूसरी बात है कि सत्र में कौन कौन से सत्र पसंद कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो उसमें हमने सबसे पहले कहा है कि जो पढ़ाई विद्यार्थी है, या तो वो जो समाज जो देख रहा है उसकी जो जरूरतें हैं उसमें से सत्र पसंद कर सकते हैं। उसकी जो समस्या है उससे हम सत्र पसंद कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि पढ़ाई करने वालों को उसमें संतोष होना चाहिए। और एक तीसरा क्राइटेरिया है कि उस सत्र में हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, उसके माध्यम से हमारी स्किल्स कुछ बढ़नी चाहिए, नई आनी चाहिए। और तीसरा होता है कि जो एटीट्यूड है उसमें किस तरह से बदलाव आए। जो हम सोचते हैं उसके मुताबिक हमारे एटीट्यूड बदलते हैं, जो बात करते हैं उसके मुताबिक हमारे एटीट्यूड बदलते हैं। उसको भी हम एक सत्रों चलाने में एक क्राइटेरिया के तौर पर हमने रखा है। तो ये हमारे मॉड्यूल्स है, या तो ये हमारी एक स्टाइल है पढ़ाई करने। सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही इसके बीच में कि एजुकेशन और लाइफ दो अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है। यूजुअली जो हम आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें एजुकेशन सेपरेट है, फिर आप एजुकेशन खत्म करते हैं, फिर आप लाइफ में आते हैं, फिर उसे अप्लाई करते हैं। इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा और चर्चा करना चाहूंगी। आपको ये विचार कैसे आया? मतलब क्या आपको गलत लगा? जो ऑलरेडी जो चल रही है सिस्टम, उसमें आपने क्या गलत देखा कि आपको ये थॉट आया? मैं आपको पूछूंगा कि जो सिस्टम चल रही है उसमें काफी ऐसी बात कहूंगा कि काफी ऐसी बातें हैं जो गलत है, लेकिन उसकी बहुत गहराई में मैं बात करना नहीं चाहता। एक ही बात मैं कहूंगा कि हम पढ़ाई करते हैं और जीते हैं, उसमें बहुत फासला है, अंतर है, और कभी कभी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कि आजकल बहुत बात चल रही है कि वैल्यू एजुकेशन के लिए लेक्चर्स रखे जाएं, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ वैसा किया जाए। तो वैल्यू पढ़ाने की चीज है क्या, वैसा मेरा सवाल है। वो पढ़ाने की चीज नहीं है, वो जीने की चीज है। वैल्यू अगर हम जिएंगे तो ही पढ़ पाएंगे। सिर्फ पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनेशन में ऑनेस्टी का कुछ ऐसे या तो उसकी कुछ बात लिख पाएंगे। लेकिन जब ऑनेस्ट बनना होता है तो हम ऑनेस्ट नहीं बनेंगे। ऑनेस्ट बनने में क्या दिक्कत आती है उसको हमें महसूस करना चाहिए।
अगर वो दिक्कत आती है तो उसको हमें समझना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए और उस दिक्कत से हम कैसे निपटे। हम ऑनेस्ट बनते हैं तो हमें कुछ डांट खानी पड़ती है, हमें कुछ दिक्कत होती है, हमें कुछ गंवाना पड़ता है, उसको हमें महसूस करना। और अगर गंवाना पड़ता है फिर भी हमें ऑनेस्ट होना है, तो उसकी नींव कहाँ से डाली जाए। हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, कैसी कौन कौन से हमारी टेक्स्ट बुक में अच्छे हमारी टेक्स्ट बुक में क्या कमी है वो मुझे बताइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन जब जीते हैं तो उसमें से काम नहीं आता। मूल्य की बात करो, या तो साइंस या तो मैथ्स तरह के जो विषय है उसकी बात करो। तो अगर जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन से जुड़ता नहीं है तो उसका हमें कोई काम नहीं। तो हम कहते हैं कि हमें जो जीना है वो हमें पढ़ना है, और हम जो पढ़ते हैं वैसा हमें जीना है, और उस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली चलनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब इसमें आया या नहीं? अगर कुछ बाकी रहा तो आप आगे पूछ सकते। जी सर, हम आगे इसको बढ़ाते हैं। इसी इसी डायरेक्शन में मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि यूजुअली सर, अभी जो आपने शिक्षा की पद्धति बताई वो एक बहुत अनकन्वेंशनल है, अलग है यूजुअल प्रणाली से। ज्यादातर मानसिकता ये है कि अनकन्वेंशनल करने में लोग डरते हैं, उसे डाउट करते हैं कि अगर मेरा बच्चा अनकन्वेंशनल मेथड से पढ़ा तो उसे मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाएगा। तो कहशाला के माध्यम से जो बच्चे पढ़कर बाहर आते हैं, पहले तो वो मेन स्ट्रीम में कैसे अकोमोडेट होते हैं, और मेरा ये इस प्रश्न का एक दूसरा पार्ट ये है कि क्या ये जरूरी है कि कोई बच्चा अगर कोई शिक्षा प्रणाली से निकलता है उसे मेन स्ट्रीम में अकोमोडेट होना चाहिए, या मेन स्ट्रीम जैसा कुछ है भी या नहीं। आपके क्या विचार है इस पर? आपके तीसरे प्रश्न से पहले मैं शुरू करता हूं कि मेन स्ट्रीम जैसा कुछ है या नहीं। तो वो तो एक बात ऐसी है कि मेन स्ट्रीम है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेन स्ट्रीम नहीं है तो भी मैं मानता हूं। मेन स्ट्रीम नहीं है वैसा समझ करके आप अगर जिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसा समझिए कि बाहर आंगन में एक सांप आया है और सांप गुजर करके जाता है। मैं उसको किस तरह से देखता हूं। अगर मैं डर के भागता हूं, या तो डर से एक डंडा लेकर के सांप को मारता हूं तो अभी मैं डर से मारता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे काटेगा, तो उसको मार दूं वही अच्छा है। तो ये दोनों जो हमारे बिहेवियर है उसको समझना चाहिए। मेन स्ट्रीम ऐसी बात है कि हम मेन स्ट्रीम से घबराते क्यों हैं, या तो मेन स्ट्रीम में हमें जाना चाहिए, वो हम क्यों सोचते हैं। अगर मेन स्ट्रीम हमें मंजूर है तो हम जाएं, अगर मेन स्ट्रीम हमें मंजूर नहीं है तो हम नहीं जाएं। मेन स्ट्रीम जहां तक मंजूर है वहां तक जाए, मेन स्ट्रीम जहां तक मंजूर नहीं है वहां तक नहीं जाए। मेन स्ट्रीम जैसी कोई चीज नहीं। लोग जिस तरह से जीते हैं उसकी एक हवा खड़ी की जाती है, तो वो जो हवा है उसको हम मानते हैं क्या। अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, डिग्री नहीं होगी, तो उसको ऐसी दिक्कत होगी। कल एक बच्चा सूरत से ढेडुकी आए, तो उस बच्चे की माँ ने मुझे फोन किया कि ढेडुकी कैसे वो पहुंचेगा। वो बच्चे को दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी माँ को दिक्कत थी कि वो ढेडुकी कैसे पहुंचेगा। सूरत से बैठेगा, रात को बैठेगा, फिर सुबह कहाँ पहुंचेगा, वहां से कैसे उसको बस मिलेगी, फिर आपके वहां कैसे पहुंचेगा। तो मैंने उन बहन जी को बताया कि आप फिक्र मत करिए, आप उसको बस में बिठा दीजिए, फिर यहाँ वो पहुंच जाएगा। वो जहां उतरेगा वहां से हम उसको ले लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए, वो खुद यहाँ आ जाएगा और आपको फोन करेगा। तो हम बहुत डरते हैं
ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, तो वो डर पहले निकाल दे। और वो डर तब निकलेगा जब हमारे बच्चों में हमें विश्वास होगा, उनकी शक्ति में हमें विश्वास होगा। हमें उनकी शक्ति में विश्वास ही नहीं है, हमें तो उसमें कुछ भरना है, वो मेन स्ट्रीम के लायक हो जाए उसके लिए सब भर देना है। वो डांस सीख ले, वो इंग्लिश सीख ले, वो फ्रेंच सीख ले, वो ये कर ले, वो कर ले, तो वो अच्छी तरह से जी पाएगा। तो ये गलत बात है। उसको अच्छी तरह से जीना वो क्या है वो ही समझाना है, बाद में कैसे जीना वो तो वो तय कर ले। वो खुद ही समझेगा कि मेरी जिंदगी क्या होगी। तो हम क्यों उनको मौका नहीं देते हैं? हम क्यों उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं? हम क्यों उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं? हम क्यों उनको एक राइटर बनाना चाहते हैं? वो उनको जो बनना है वो बनेगा। वो गैरेज का एक क्या क्या कहेंगे आर्टिजन भी बन सकता है, और वो एक चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। वो उनको तय करना है, बच्चे को तय करना है। और उसमें कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। चीफ मिनिस्टर बन गया तो बहुत अच्छा, डॉक्टर बन गया तो बहुत बहुत अच्छा, और कंडक्टर बन गया तो बहुत बुरा। ये गलत बात है। जी जी। सर, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आजकल हम मेन स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो मेन स्ट्रीम में हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपटीशन कंपटीशन होती है। मेन दो चीजें हैं, कंपटीशन और आगे जाकर जैसे आपने कहा कि वो अच्छा कमाए, या एक सामाजिक तौर से उसे एक उसकी एक रेपुटेशन हो। ये दो मेन बातें होती है। क्या एक ऐसी मेथड या एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसी प्रणाली क्या हम जनरेट कर सकते हैं कि सभी बच्चे, जैसे आपके साथ जो है वो सामाजिक रूप से थोड़े वीक बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन प्रिविलेज्ड बच्चे भी काफी जो कि मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में ऑलरेडी है, वो भी काफी स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं जिसमें सभी बच्चे, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वो अंडर प्रिविलेज्ड है या वो प्रिविलेज्ड है, उस कौन से सामाजिक स्तर से आता है, सारे ऊंच नीच के भाव हटाकर हम एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जरूर कर सकते हैं और करनी चाहिए। ऐसी सिस्टम ही खड़ी करनी चाहिए। आपने जो बताया कि कोई बच्चे अंडर प्रिविलेज है, वो वो टर्मिनोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। किसी के पास पैसे कम है वो बात ठीक है, किसी के जी पास पैसे ज्यादा है, जी लेकिन शिक्षा की जहाँ निस्बत है, शिक्षा का ताल्लुक जहाँ लगता है, वो तो जीवन से लगता है। अगर जीवन हरा भरा है तो शिक्षा हरी भरी बनेगी। और मैं तो कहूंगा कि जिनको हम अंडर प्रिविलेज्ड मानते हैं, उनके पास अच्छी शिक्षा की, वो अच्छी शिक्षा के लिए प्रिविलेज्ड है जी। उनमें से ज्यादा बच्चे। हम्म क्योंकि शिक्षा की जो सबसे महत्व की बात है वो शब्द नहीं है, हम्म वो अनुभव है। हम्म और जिनको हम प्रिविलेज्ड मानते हैं, उनके पास अनुभव के लिए बहुत अकाल है। जिनको हम अंडर प्रिविलेज मानते हैं, उनके पास अनुभव की बहुत बहुलक है, बहुत ज्यादा अनुभव उनको मिला हुआ है। तो अनुभव से जो सीखता है वो अच्छी तरह से जी सकता है। उनके पास पैसे ज्यादा हो या कम हो, वो इतनी महत्व की बात नहीं है। वो कोई बड़े ओहदे पर बैठा है या तो कोई जिसको नीचा कहा जाए वैसा काम करता है, लेकिन वो जी अच्छी तरह से रहा है या नहीं, वो देखना है। अपने जीवन से उसको संतोष है, पहली बात। वो जो कमाई करता है उसको वो अच्छी तरह से अपने उत्कर्ष के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरी बात। उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो
वो खुद नई नई बातें ढूंढ पाएगा, ढूंढता रहेगा। अगर वैसे मौके हम देंगे तो उनको अंडर प्रिविलेज हो या प्रिविलेज हो कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, जो तक है, वो एक समान होनी चाहिए। यानी पैसे ज्यादा होने चाहिए वैसा मेरा कहना नहीं। जी जी। शिक्षा के लिए जो जरूरी है वो सब समान होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है सर? अपॉर्चुनिटीज, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? शिक्षा में पैसों का जो दारो दमार है उसको कम करके, दूसरा शिक्षा ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबी बना करके, शिक्षा की जो प्रोसेस है उसमें बच्चे खुद कैसे कुछ न कुछ कर सके, खुद कैसे कमाई सके, कमाई कैसे कर सके, उसके मौके दिए जाने चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षा की जो पूरी प्रणाली है उसके ऊपर से सरकार का नियंत्रण बिल्कुल हटा देना चाहिए। शिक्षा कैसे दी जाए वो शिक्षा देने वालों को तय करने का अधिकार होना चाहिए। और उस तरह से अगर पूरी सिस्टम खड़ी की जाए, सरकार का स्कूल चलाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो उपलब्ध कराना वही उसका काम है, बाकी सब काम शिक्षा करने वालों का है, शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होने वालों का है। तो पूरा स्वातंत्र दिया जाए शिक्षा प्रणाली को तो हो पाएगा। और मैंने कहा जैसे वो शिक्षा में बीच में से पैसे निकाल देने चाहिए। अगर पैसे निकाल दिए गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर। और अभी मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ आपकी जो भी सारी बातें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज हर छोटे बड़े शहर में एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैं टोटली अग्री करती हूँ आपकी बात से। और इसी इसी विचारधारा को हमें, आई थिंक, सभी को एब्जॉर्ब करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। सर, क शाला की अगर हम बात करें तो क शाला में आप एक या दो या तीन या जो भी आपके दिल के करीब कोई सक्सेस स्टोरी हो कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ा है और इसकी ये अचीवमेंट्स है। अगर मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कोई गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर लूं, बट अगर आप कुछ इस तरह की स्टोरीज आप बताना चाहे। हाँ, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक बच्चा जो सबसे पहले यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो जब पढ़ रहा था तो उसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें बहुत दिलचस्पी हुई। वो उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था और हम उसके लिए हो सके उतने मौके उसको ज्यादा देते थे। वो चाहता था कि मैं इसी फील्ड में काम करूं और उसका उत्पादन करने वाली एक कंपनी में या तो एक बहुत छोटी सी फर्म में वो गया और वहां वो जॉब कर रहा था। काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसको उसके मन में ये था कि मैं अपना खुद कुछ करूं। तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं, कुछ महीने तो नहीं, साल भर हो गया। लेकिन बीच बीच में लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा अपना जो साहस है उसमें पीछे पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो आज अब खुद अपना एक विजिटिंग कार्ड बना चुका है, अपना एक ब्रांड खड़ा कर दिया है। और वो मूविंग मैसेजेस के लिए जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो साइन बोर्ड अभी खुद बनाने लगा, बिल्कुल बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। मैंने उसको कहा कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चाहिए क्या, तो बहुत अच्छी तरह से उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद कुछ न कुछ कर लूंगा। मैंने कहा तेरे पास कितनी कितनी मूडी है? तो उसने कहा कि मेरे पास तो 20-25 हजार रुपया है, जो मैंने आज तक काम किया है उसमें से जो सेविंग किया है वो। तो मैंने कहा उससे तुम्हारा चल जाएगा? तो उसने कहा कि हाँ चल जाएगा। वो किस तरह से जीता है आप देखेंगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे।
लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस ये है, और वो चाहता नहीं है कि मैं किसी से मदद लूं। उसको सोली मिसिस वो नहीं चाहता है कि मैं किसी से लोन लूं। तो वो जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी वो साइन बोर्ड बना रहा है, कुछ कुछ ऑर्डर उसको मिल रहे हैं, और वो अपना धंधा अभी वो सेट कर रहा है। वो सक्सेस स्टोरी कहेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि सक्सेस के कुछ जो क्राइटेरियाज है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये कार्यशाला की सक्सेस स्टोरी, कि वो उस तरह से नहीं कह रहा है कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ मिल जाए हम्म तो मैं काम करूंगा, ये नहीं है वो नहीं है। उस तरह से वो नहीं कर रहा। वो हम्म कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, उसमें से कुछ रास्ता ढूंढूंगा। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। दूसरी अलग तरह की एक स्टोरी मैं कहना चाहूंगा। ऐसा है कि बच्चों को जब यहाँ कार्यशाला में रहते हैं, फिर एनआईओएस से 10वीं की एग्जाम देते हैं। तो जब एनआईएस की एग्जाम देना शुरू होता है, तो सबसे पहला ग्रुप जब एनआईएस की एग्जाम देने के लिए जाने वाला था, और पहले दिन जब एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले थे, उसके 2-3 दिन पहले मैंने बच्चों को बताया कि देखो, आप लोग यहाँ जिस तरह से 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां एक अलग दुनिया होगी। आपको लोग कहेंगे कि तुम्हारी सप्लीमेंट्री मुझे दो, मेरी सप्लीमेंट्री तुम लो। आपको सुपरवाइजर भी कह सकता है कि किताब में से कुछ पढ़ना है, लिख लेना है तो मैं दे सकता हूँ। ऐसा माहौल हो सकता है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो बच्चों ने बताया, मैंने कहा कि आप जब निर्णय लेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, एक। दूसरा, आप जो भी निर्णय लेंगे वो लेना है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक ही बात है, आपको चोरी करनी है तो कर सकते हैं, नहीं करनी है तो नहीं कर सकते हैं। सब साथ में मिलकर तय कीजिए। और तीसरी बात ये मैंने उनको बताई कि आप जो करेंगे वो मुझे बताइए, मुझे आप धोखा नहीं करेंगे, मेरे साथ आप धोखा नहीं करेंगे। तो 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि हम चोरी नहीं करेंगे, और उन्होंने चोरी नहीं किया। ये बात एनआईएस के डायरेक्टर के, यहाँ के जो डायरेक्टर है गुजरात के, उनके पास में गया, और मैंने उनको कहा कि आपके एनआईएस में इस तरह की चोरी चलती है। वो उसके अनुभव, बच्चों के जो अनुभव है वो मैंने उनको सुना है। उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं है, हम उसके लिए इंतजाम करेंगे। लेकिन आप जिस तरह से बात करते हैं, तो आपका जो कार्यशाला है उसमें हम एनआईएस का एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहेंगे, आप देंगे, लेंगे? तो हमने कहा हमें उसके लिए बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी कम बच्चे हमारे, 2, 3, 4, कभी कभी किसी विषय में एक ही बच्चा रहता है। जी लेकिन वो कुछ अलग तरह के ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ खर्च नहीं चाहिए, कुछ तनख्वाह नहीं चाहिए, कुछ रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, तो हम दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप दीजिए। तो हमने 1.5-2 साल तक ये सेंटर यहाँ चला है, और हमारे बच्चों ने यहाँ रह करके एग्जामिनेशन दिए। तो ये जो है वो अलग तरह की एक सक्सेस स्टोरी है। एक तीसरी बात बताऊं, मुझे पता नहीं आपके पास उसके लिए समय है या नहीं। नहीं सर, बिल्कुल है समय, बताइए। एक तीसरा प्रश्न मैं कहूँ कि एक दफा एक ग्रुप ने, ऐसी अनकॉन्वेंशनली पढ़ाने वाले एक ग्रुप ने हमको बताया कि आप हमारे ग्रुप का इवेल्युएशन करिए बच्चों के हम्म साथ मिलकर। हम्म हमने कहा ठीक है, हम आएंगे, लेकिन इवेल्युएशन 1-2 घंटे का नहीं होगा, 2-5 दिन का होगा। हम्म उन्होंने कहा कोई, उसकी जो प्रोसेस थी उसमें हमने एक प्रोसेस रखी थी कि 5 दिन 4 दिन तक हर एक बच्चा कुछ काम करेगा, हम्म और काम करेगा तो वो जो काम करेगा फिजिकल वर्क करेगा, और वो जो काम करेगा वो पसंद कर सकता है, लेकिन उसकी उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगी, और वो कूपन के रूप में मिलेगी। उनको कूपन मिलेगा। ओके। खेत में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, रसोई घर में काम करना है, वो अलग अलग तरह के हमने काम की एक लिस्ट दिया, और उसकी रेम्यूनरेशन क्या होगी 1 घंटे भर की, वो हमने लिख के दिया। हम्म और फिर उन्होंने 4 दिन तक काम किया। साथ में हमने कहा था कि 5वां दिन आपको जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे उसको पे करना है।
आधा दिन आपकी कमाई से आपको जीना है, दोपहर के खाने तक जो भी आप करेंगे उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। तो सब बच्चे 4 दिन तक काम किए। सब चौथे दिन रात को हमारे पास एक प्रश्न लेकर आए कि हमारे ग्रुप में जो 3 साल की लड़की है उसके पास बहुत बहुत कम कूपन है, वो कल शायद दोपहर को खा भी नहीं पाएगी, तो क्या करें। तो हमने बताया कि वो तो आपको तय करना है, हमने तो आपको पहले से कह दिया था। वो चाहते थे कि हम कुछ उसको सब्सिडाइज कर दें, लेकिन हमने वो नहीं कहा। तो फिर बच्चों में 2 बच्चे कशाला के थे, काफी चर्चाएं हुई, काफी दिक्कत हुई होगी उनको, लेकिन बाद में उन कशाला में जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ सरप्लस कूपन होंगे जो हम उनको देंगे, उस बच्ची को देंगे। उस बच्ची की बहन भी उस ग्रुप में थी, लेकिन वो ये बात नहीं कह पाई। वो बात गौशाला के बच्चों ने कही बात। और सचमुच जब खाना खाने के लिए वो बच्ची बैठी तो उसको कूपन कम पड़े, तो उन बच्चों ने अपने कूपन उस बच्ची को दे दिए कि तुम इसमें से खाना ले लो। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल। कि आज हम अपने लिए इकट्ठा करना ज्यादा सीखे हैं, अपने पास जो है वो बांटना कम सीखे हैं। और जो बच्चे ये बांटने की बात कर रहे थे, वो बच्चे दो बार की रोटी भी खा नहीं पा रहे थे, अपने घर में जाते थे तब। बिल्कुल सर, श्योर ये एक सक्सेस स्टोरी ही है। और मतलब हम जैसे आपने कहा कि सक्सेस के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग उसके लेवल्स डिफाइंड है, बट ये एक मॉरल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड सक्सेस स्टोरी है। और आने वाले समय में सिर्फ यही, इसी चीज का इम्पोर्टेंस रहेगा और यही होना चाहिए, मानवतावाद। आई थिंक अगर किसी बच्चे में या किसी इंसान में हम ये चीज इनकलकेट कर पाए तो उसी में हम सबकी जीत है। तो डेफिनेटली ये तीनों जो स्टोरीज आपने कही है बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज है मेरे हिसाब से। सर, आपने जो उत्तर दिया उसमें आपने 2 बातें कही। एक तो आपने इवैल्यूएशन शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे तो पता है कि कौशला में कैसे इवैल्यूएशन होता है, लेकिन जो सुन रहे हैं अगर आप उन्हें बता पाए, जैसे एग्जाम्स तो होती नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने स्तर में इवैल्यूएट करना है, तो खुद को इवैल्यूएट करना है या किसी और को इवैल्यूएट करना है, तो क्या है इवैल्यूएशन की का पूरा प्रोसेस, अगर आप थोड़ा बता पाए। इवैल्यूएशन की नींव क्या है? हमारे इवैल्यूएशन की नींव विश्वास है, क्योंकि हमारे जीवन की नींव में भी विश्वास है। और हम चाहते हैं कि विश्वास हर एक मनुष्य की जीवन की नींव में होना चाहिए। तो हमारे इवैल्यूएशन की नींव विश्वास है। उसमें इवैल्यूएशन में सबसे पहले जो कोई एक इवैल्यूएशन करने वाला हो तो वो खुद बच्चा है। बच्चा खुद ही अपने को इवैल्यूएट करता है। हमने उसके लिए एक सेल्फ सर्टिफिकेट बनाने का प्रयोग किया कि बच्चा खुद अपना सर्टिफिकेट बनाए। तो ये एक सबसे पहली बात है कि जो पढ़ाई करने वाला है, जो लर्नर है, वो ही कहेगा कि मैंने क्या लर्न किया है और उसमें मैं कहाँ हूँ। एक बात। दूसरा जो स्तंभ है इवैल्यूएशन का वो है पीयर्स। आजकल काफी जगहों पर पीयर्स के साथ इवैल्यूएशन होता है, पीयर्स इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन उसको क्या हम अपने फाइनल स्टेटमेंट में स्थान देते हैं? तो हम कहते हैं कि देना चाहिए, हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो आज भी हम अच्छी तरह से नहीं सीखे हैं, लेकिन 2 स्तंभ हुए, पढ़ाई, लर्नर, पीयर्स। तीसरा है पेरेंट्स। पेरेंट्स भी इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व हो और वो अपने बच्चों की क्या क्षमता है उसको इवैल्यूएट करे, चाहे वो अनपढ़ हो तो भी। हमने उसके प्रयोग किए हैं। अनपढ़ पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों का
अनपढ़ होते हुए भी अपने बच्चे का क्या प्रेजेंटेशन है, किस प्रकार का है, उसको इवेल्युएट कर पाए थे। उसको क्या कहेंगे, उसको रखने का तरीका अलग हो रहा है, हमें बनाना पड़ेगा। वो 1 2 3 में शायद नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो किस तरह से देते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं। और चौथा स्तंभ है इवैल्यूएशन का, वो फैसिलिटेटर कहेंगे, मेंटर कहेंगे, जो भी कहेंगे वो है। तो 4 स्तंभों से हम इवैल्यूएशन करते हैं। जी सर, आपने कहा उसकी फैसिलिटेटर। उसकी एक बनी बनाई सिस्टम अभी हम बना रहे हैं हमारे पास। जी, उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लेकिन उसमें हम बहुत अच्छी तरह से एक सिस्टम बना पाए ऐसा नहीं है, वो हमें बनाना है। ओके। हाँ, सर, आपने बताइए आप। आपने कहा कि मेंटर्स रहते हैं, फैसिलिटेटर्स रहते हैं, तो ये कौन लोग हैं? वॉलंटियर्स है जो कि कार्यशाला में आते हैं, या आपकी एक टीम है आपके साथ? टीम रहती है, वॉलंटियर्स रहते हैं, कुछ वैसे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन कभी कभी यहाँ आकर के हमें सहायता करते हैं, तो उनमें से लोग रहते हैं। बच्चे भी मेंटर्स होते हैं, बच्चे हम्म। एक दूसरे के मेंटर्स हो सकते हैं, और उसके भी हमने प्रयोग किए हैं। हमने उसमें जो किया था कि एक बच्चा तय हो कि वो दूसरे बच्चे का मेंटर हो, लेकिन वो इतनी कम संख्या में हमें करने की जरूरत नहीं लगती है। उसके कुछ हम्म। डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिले। जी। अभी जो हमारा ग्रुप है उसमें हर एक बच्चा एक दूसरे का मेंटर है, और वो ओके। मेंटरशिप काफी अच्छी तरह से वो निभा रहे हैं। कोई अपनी अपनी जो अपनी पठन क्षमता है उसमें मेंटर है, तो कोई लेखन क्षमता है उसमें मेंटर है, तो कोई रसोई बनाने में मेंटर है, तो कोई आरोग्य विषयक दिक्कतें होती है उसमें मेंटर है। तो वो जिसकी जिसमें दिलचस्पी और एक्सपर्टीज है, वो दूसरों को अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, उसको उसका लाभ मिलता है। और यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, इसलिए मेंटरशिप बहुत अच्छी तरह से होती है। मैं दूसरों से आगे चला जाऊं और दूसरे मेरे पीछे रह जाए और वो अच्छा है, ये भाव यहाँ पर न रहे, उसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जी सर, आपने जो मेथड बताई सर, ये मैं सिर्फ शेयर करना चाहूंगी आपसे। ये यूनिक है, और इसको अब सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी इसे एम्प्लॉयज की इवैल्यूएशन के लिए अपनाया जाता है। जैसे मैं जानती हूँ, मैं जिस कंपनी में खुद से काम करती हूँ, वहां पर भी सेम प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन फॉलो होता है। सबसे पहले हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करना होता है हमारे पूरे साल के वर्क का। फिर हमारे जो पेयर्स होते हैं वो हमें इवैल्यूएट करते हैं, और फिर हमारे जो लीडर होते हैं जिससे हमारी रिपोर्टिंग होती है वो हमें इवैल्यूएट करते हैं। तो आई थिंक ये जो मेथड है, बचपन से ही हम बच्चों में इस तरह से डाल रहे हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस का भाव नहीं है, खुद को इम्प्रूव करने का ही भाव है। तो और ये हर एक, जी, ये और सब लोग ये इसे अपना भी रहे हैं आज, ना ही केवल एजुकेशन सिस्टम्स में, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ये चीज इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। सर, आपने एक और चीज मेंशन की कि 3 साल की बच्ची आपने कहा जो कौशला के साथ है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 3 साल की एक छोटी सी बच्ची कौशला में है। तो क्या मतलब सबसे छोटी बच्ची या छोटे बच्चे की उम्र क्या है, और सबसे बड़ा बच्चा जो है वहां पर उसकी एज क्या है, कितनी रेंज में है वहां पर एज ग्रुप वाइज? ये थोड़ी गलत फहमी है। 3 साल की बच्ची जिस ग्रुप का इवेल्युएशन करने गए थे उस ग्रुप में ओके, थी। ओके, ओके। गौशाला में तो क्योंकि रेसिडेंशियल है, कम से कम उम्र हम 12 साल समझते हैं। 12 साल से छोटे बच्चों को हम कोई स्पेशल केस के बजाय गौशाला में नहीं रखते हैं। उनके माता पिता को कहते हैं कि आप अपने घर ही रखिए, 12 साल के बाद आप भेजिए गौशाला। ठीक क्योंकि है। हम मानते हैं कि वहां तक बच्चा माता पिता के साथ रहना चाहिए, माता पिता की गोद में रहना चाहिए, तो वो गोद ही सबसे ज्यादा
शिक्षा दे सकती है। और बड़े से बड़ा विद्यार्थी जो है कौशला में, वो अभी तो जा रहे हैं, छोड़ दिया है उन्होंने, यानी 1-2 दिन में वो अभी जाएंगे। वो है 22 साल। अच्छा। 2 बहनें हैं जो 9 साल तक यहाँ पढ़ाई की है उन्होंने, और अभी उनकी पढ़ाई खत्म हुई है। अभी उनका स्तर पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट है अपने विषय में। उन्होंने कुछ रिसर्च भी किया है, कुछ उसकी थीसिस भी लिखी है, डिसर्टेशन भी किया है, वो सब किया है। ओके सर, ऑलराइट। और चैतन्य भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये सारा कुछ जो आप काम कर रहे हैं, जो आप शिक्षा या आप मेंटरशिप जो दे रहे हैं इन बच्चों को, उसके लिए आपको खुद के लिए भी बहुत तैयारियां करनी पड़ती होगी। तो मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह की आपकी तैयारी होती है? किस आप कोई किताबें किसी टाइप की आप किताबें पढ़ते हैं, या कोई फिलोसफी को फॉलो करते हैं, या कुछ डिस्कशंस, इंटरेक्शंस किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ करके आप आपकी क्या पद्धति है खुद को तैयार करने के लिए? बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो क्लेम करना वो ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन जो कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कुछ फिलोसफी, कुछ विचार, कुछ मेंटर्स, कुछ गाइड सब है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि बच्चों के साथ जीते हैं। और जब जीते हैं तो उनको सबसे पहले पढ़ते हैं, और उनसे जो पढ़ने को मिलता है, उनको जो पढ़ते हैं और उसमें से जो सीखते हैं, वो सीख करके जो समझे हुए हैं उसको अप्लाई करने का प्रयत्न करते हैं। और उसमें दिक्कत आती है तो अगर कोई किसी के साथ चर्चा हो गई तो उनसे गाइडेंस मिलता है, वरना प्रयत्न करते रहते हैं और उससे ज्यादा सीखते हैं। कि ये प्रश्न है और इसके लिए हम क्या करें, वैसा आज तक किसी को पूछने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि बच्चे ही जवाब दे देते हैं उसके लिए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि उनके पास उसके जो प्रश्न खड़े होते हैं उसके जवाब उनके पास से ही मिल सकते हैं, अगर हमारी आंखें खुली रहती है, अगर हमारे कान खुले रहते हैं और हमारा दिमाग खुला रहता है। तो ये तीनों खुले रहे, उसके लिए मैं प्रयत्न करता हूँ, हम लोग प्रयत्न करते हैं, और उसमें से कुछ न कुछ हम भी सीख लेते हैं। काफी चीजें हम सीखते हैं, कुछ बनाते हैं तो भी हम सीखते हैं, कुछ बातें करते हैं तो भी हम सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं तो तुरंत हमको लगता है कि बच्चे किस तरह से ये बात अच्छी तरह से सीख ले। फिर भी मैं कहूंगा कि विद्यार्थी केंद्रितता ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसके लिए जहां से भी कुछ मिलता है वो हम ढूंढते रहते हैं। जहां से भी कुछ सीखने को मिलता है तो हम ढूंढते रहते हैं। जी। और चैतन्य भाई, आपके इस प्रोजेक्ट में आपके जो बेटर हाफ है सोनल बेन, वो भी सहभागी है। आई थिंक आप दोनों का ये ड्रीम था कि आप गौशाला साथ में शुरू करें, मेरी जानकारी के हिसाब से। तो आप कुछ बता पाएंगे, क्योंकि आजकल मतलब सभी का एक कपल गोल होता है। आपका भी ये कपल गोल बहुत सदियों पहले आपने देखा था कि आप इस तरह का कुछ शुरू करें, और आप बहुत सालों से साथ में कर रहे हैं। तो किस तरह से रहता है आप दोनों का ट्यूनिंग, उनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस पूरे प्रोजेक्ट में? वैसे दिन ब दिन जो काम चलता है उसमें सोनल बहुत एक्टिव नहीं है गौशाला में। वो ज्यादातर बाल मंदिर में समय देती है। लेकिन ये जो गौशाला के बच्चे हैं उसके साथ जीने में वो बहुत सहायता करती है। उनका रसोई घर चलता है तो उसमें नई नई चीजें कैसे बनाना है, उस उन लोग बच्चों के कुछ आरोग्य विषय प्रश्न है तो वो प्रश्नों में बच्चों को किस तरह से सहायता करना, ये सब बातें वो अच्छी तरह से देखती है। और बच्चों के साथ उनकी जो भी समस्याएं रहती है
उसको उसको सुलझाने में वो काफ़ी प्रयत्नशील रहती है। और कुछ-कुछ ऐसे सत्र भी होते हैं जिसमें वो एक्टिवली शामिल होती है, लेकिन वैसे सत्र बहुत ज़्यादा नहीं रहते। और ओके। साथ-साथ में लोकमित्रा के जो दूसरे कार्यकर्ता लोग हैं, वो हुँ, भी वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, फिर भी गौशाला की बात को बहुत अच्छी तरह से, उस स्पिरिट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हुँ, उस स्पिरिट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और उसमें वे किस तरह से सहायता कर सकते हैं, वो हुँ, हर एक का एटीट्यूड बहुत अ, मदद करता है, बहुत पॉज़िटिव है। और मैं उससे भी आगे जाकर के जिस गाँव में ये सब चल रहा है, उस गाँव के लोगों की भी बहुत सहायता है और वे लोग समझते हैं कि ये कुछ अलग तरह की पढ़ाई है। तो अलग तरह की पढ़ाई में हम किस तरह से सहायता करें? तो हम कहेंगे किसी व्यक्ति को कि आज आप आकर के हमारे बच्चों के साथ बात करें या तो आपके साथ हमारे बच्चे आकर के कुछ पूछेंगे तो आप उनके उनके बा उनको अच्छी तरह से इसके बारे में बताइए। तो जी, वैसी सब बातों में बहुत पॉज़िटिवली ढेडुकी गाँव के लोग बच्चों के साथ हिल-मिल जाते हैं। जी। अ, सर आप जो भी चैतन्य भाई काम कर रहे हैं, वो एक निष्काम अ, काम है मतलब एक सेल्फलेस वर्क जिसे कहते हैं। अ, गांधीवाद का आपके आपके लाइफ में क्या प्रभाव है? और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए इतना? गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कहा था कि मैं जीता हूँ, वही मेरा संदेश है। तुम्हें कोई अगर संदेश चाहिए, तो मेरा जीवन देख लीजिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा गांधी जी की उस बात आकर्षित करती है और दूसरी बात ये है कि वो जो मानते थे, वो करते थे और वो करने के लिए वो अ, क्या कहेंगे, अपने आप को जितना भी समर्पित करना पड़े, वो कर देते थे। वो फिर अपने जान को भी समर्पित करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये बातें हैं जो 2 वो मुझे बहुत आकर्षित करती है और उसकी वजह से अ, जो भी काम करते हैं, जिस तरह से भी जीते जीते हैं, उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी जी, जो वो जी गए, वैसे तो हम नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन उस उनमें से कुछ न कुछ उनके विचारों में से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है और वही प्रेरणा हमें बच्चों में पूरा विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। तो गांधीवाद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गांधी का जो विचार है, वो काफ़ी जगहों पर मार्गदर्शन करता है। जब भी दिक्कत होती है, तो गांधी की कुछ किताब पढ़ लेते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन जो भी उनके बारे में सुना, पढ़ा और सुनते रहते हैं, वो एक अलग तरह से उसमें से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, तो वो ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि गांधी की हर एक बात का हम स्वीकार कर लेते हैं, उसको हम जीते हैं, हुँ, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वीकार भी हर एक बात का नहीं करते हैं, कभी-कभी कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, उनकी कुछ न कुछ बात या तो उनके जीवन जीने की जो पद्धति थी, उसमें भी हमें लगता है कि ये तो क्या है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो वो हो सकता है। लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी प्रेरणा और उनके शिक्षा के विचारों से भी काफ़ी प्रेरणा मिली है। नई हुँ। तालीम का जो विचार है, आज जिस तरह से नई तालीम का अमल हो रहा है, वे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो विचार है नई तालीम का, उसमें से भी काफ़ी सीखने को मिला है। जी सर, तो उनकी जो एजुकेशन और उनका सेवा भाव आई थिंक जो उनका सेवा भाव था वो आपने बहुत ही खूबी से अपनाया है और आप उसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं आप अपने विलेज के लिए, आपके गाँव के लोगों के लिए। मुझे एक हर्ज है आपके ये 2 विधानों से, सेवा भाव और क्या कहेंगे, निष्काम कर्म। जी, सेवा और निष्काम कर्म दोनों बहुत ऊपर की चीज़ है और मैं नहीं समझता हूँ कि सेवा भाव से हम ये कर रहे हैं। अभी सेवा भाव
तो खड़ा करना और उसके मुताबिक काम करना, तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं किया है वैसा। मुझे कहना चाहिए कि ऑनेस्टली अगर कहूँ तो सेवा भाव नहीं है, लेकिन जो अच्छा लग रहा है, जो 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 करने में एक जीवन जीते हैं ऐसा लग रहा है, वो ही कर रहे हैं। तो निष्काम कर्म भी नहीं है, काफी कामनाएं रहती हैं, करते करते कभी उसमें उलझ भी जाते हैं। ये दोनों बहुत बड़े शब्द हैं और बहुत बड़े जीवन, बहुत ऊंची कक्षा के जीवन है, वहां तक नहीं पहुंचे। जी, आपने एक बहुत बहुत डीप बात कही है सर, एंड बहुत ही डेप्थ में आपने जो भी कहा है उसके मायने हैं। सर, आपसे चैतन्य भाई बात करके बहुत ही आनंद हुआ, और आपसे जब भी बात करते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। और कौशाला की पूरी टीम को, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी हम कौशाला की कुछ भी हम कौशाला के लिए अगर कर पाए, उपयोगी हो पाए, तो हम जरूर इसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे। आई थिंक हमें जो भी सुनेंगे, हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन्हें भी ये कहना चाहूंगी कि कौशाला इज ओपन फॉर वॉलंटियर्स। अगर आप कभी भी कौशाला के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चैतन्य भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। चैतन्य भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया।